भाई गेट पे रजी फोन कुछ डाल तो दो। बोल। सर आ गए सर आ गए। So welcome in the another lecture of Unit 3. Today we'll go through standard data, its uses, advantages and method of determination of the same, of finding the same. Now how to find it we'll see in the lecture. And in the previous lecture we have seen this. In the previous lecture we have seen the methods of incentives. Just a minute. In the previous lecture we have seen the four methods. This is 24, 23, where is 23? This is 23. In this previous lecture we have seen this four wage incentive or wage or incentive plans. Number one, in the straight piece rate system we have seen this is done by an individual person, and the simple work, repetitive work they were carrying, like loading, unloading katha, similar type of articles, similar type of machinery. So all things were pretty simple in this job, and uh, this has been not divided in this thing. मतलब बहुत सिंपल था, और उन्होंने सिंपल कॉन्सेप्ट था कि जो वर्कर ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा एक्सेप्टेबल जॉब्स को बनाएगा, एक्सेप्टेबल जॉब्स को आगे कुछ मेथड्स में। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? नो सर। नहीं आ रहा। नहीं दिख रहा सर। ओके, अभी विजिबल है? यस सर। ओके यस सर। तो लास्ट क्लास में हमने चार मेथड्स देखे थे। वो चार मेथड्स थे स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम, टेलर डिफरेंशियल, मेरिट डिफरेंशियल एंड गैंट बोनस, गैंट टास्क एंड बोनस सिस्टम। ओके, सो हमने स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में ये देखा था कि सिमिलर टाइप ऑफ आर्टिकल्स जिसमें लोडिंग, अनलोडिंग या रखना, हटाना, निकालना, छोटे छोटे वर्क, रिपीटेटिव वर्क जो थे, जो कि इंडिविजुअल परफॉर्म कर पा रहा था, वो इस स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में था। और बहुत सिंपल फंडा था इसका, द मोर यू वर्क द मोर यू गेट वाला फंडा था। तो इसमें अगर एक्स्ट्रा वर्क करना है तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको लाना पड़ेगा, और एक्सेप्टेबल जॉब्स, लेकिन वो एक्सेप्टेबल जॉब्स होनी चाहिए। अब एक्सेप्टेबल जॉब्स को आगे कुछ मेथड्स में स्टैंडर्ड आउटपुट के नाम से भी बोला गया है। So jobs received of acceptable quality will be called as standard output. यहाँ तो specifically acceptable jobs के नाम से ही दिया गया है। तो जो बेसिक कैलकुलेशन था, वो बेसिक कैलकुलेशन ये था कि स्टैंडर्ड से, सपोज एग्जांपल में लिखा था, अगर 40 जॉब आपके एक्सेप्टेबल क्वालिटी के या एक्सेप्टेबल होते हैं 40, then the person will get 40 into 0.5, which is equal to 20 rupees per day. Here 0.5 was per job का आपको क्या मिलेगा पैसा, so it was 0.5, it was, that's why it was multiplied by 40, multiplied with 40, and the person will receive 20 rupees per day. These figures were arbitrary, as I told you earlier. Now if the person is producing 60 jobs in a shift or a day of 8 hours, this will give you 60 into 0.5, which is 30 rupees. Now advantages आसान है अंडरस्टैंड में, लेकिन ओवरऑल प्रोड्यूस कर लेता है। जो डिसएडवांटेज थे वो था वेस्टेज वगैरह, जो मटेरियल की है, मशीनिंग की, मशीन्स की है, डिप्रिसिएशन और ये सब है, टूल्स का वेस्टेज है, ये सब हमने देखा था। और वर्कर भी अपनी हेल्थ को कई बार हार्म कर लेता है इस एक्स्ट्रा वर्क से। देन आया टेलर डिफरेंशियल, हमने देखा था टेलर डिफरेंशियल। टेलर जो थे फादर थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के, इन्होंने टू पीस रेट सिस्टम लाया। माने इन्होंने लेकिन इन्होंने क्या किया, मिनिमम एश्योर्ड वैल्यू जो थी, जो मिनिमम एश्योर्ड वेज थी, वो नहीं दी। इनके हिसाब से इफ यू आर एबल टू प्रोड्यूस आउटपुट मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, जो एक्सेप्टेबल क्वालिटी है उसके अधिक आपने
प्रोड्यूस किया तो यू विल बी रिवॉर्डेड, अदरवाइज इफ यू आर अनेबल टू अचीव दैट फिगर ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी तो आपको पनिश किया जाएगा। बीच का कोई हिसाब ही नहीं था, या मिनिमम वेज का एश्योरेंस था ही नहीं। तो इसको हमने एक एग्जांपल से भी देखा था कि 80 जॉब्स जो है स्टैंडर्ड आउटपुट है, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी, इफ एक्स इज प्रोड्यूसिंग 75 तो ऑब्वियसली वो पनिश होगा, और 85 अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया है तो यू विल बी रिवॉर्डेड। इवन इस फिगर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इफ दैट फिगर इज 79 देन इवन देन दैट पर्सन विल बी पनिश्ड, और अगर यहाँ 80 की जगह 81 भी प्रोड्यूस कर लेता है तो दैट पर्सन विल रिसीव एन रिवॉर्ड। वी हैव सीन द कैलकुलेशन ऑफ दिस आल्सो कि 12 रुपए पर घंटे के हिसाब से हमने चेक किया था। 80% मिलेगा उसको जो स्लो वर्कर है, और 120 मिलेगा जो हाई स्पीड वाला वर्कर है, जो अच्छा परफॉर्मर है। फिर हमने नंबर ऑफ जॉब्स पर आवर में कितने निकलेंगी और स्टैंडर्ड पीस रेट क्या होगा उसका कैलकुलेशन देखा था। लोअर पीस रेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था 0.8 से, तो 0.96 आ गया था। हायर पीस रेट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया था तो हमारे पास 1.144 आ गया था। नाउ कितनी जॉब्स बनाई उसको जिसका रिवॉर्ड आना था उसको 1.44 से मल्टीप्लाई किया, और जिसको पनिश होना था उसको 0.96 से। सो जो पूरा नहीं कर पाया उसको पनिशमेंट के साथ कुछ मॉनिटरी रिडक्शन होकर मिला, और जो स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव कर गया या उसको क्रॉस कर गया उसको 1.44 से मल्टीप्लाई होके आगे मिला। वी हैव सीन द एडवांटेज एंड लिमिटेशंस आल्सो। ये वो डायग्राम था, ये वो फिगर था जिसको हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम में। ये वो ग्राफ है जो पीस रेट के बारे में बता रहा है, विच इज लोअर वन। दिस लाइन शोज द स्टैंडर्ड आउटपुट, और इस लाइन से पहले जो जा रहा है वो हमारा लोअर रेट से वर्क कर रहा है। R1 इज लोअर रेट, एंड हियर जो इस स्टैंडर्ड आउटपुट के ऊपर गया विच विल गिव दिस R2 इज हायर रेट, और n जो है वो दोनों में ही नंबर ऑफ पीसेस है विच वर्कर हैज प्रोड्यूस्ड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। ठीक है, अगेन सिंपल टू अंडरस्टैंड है, बट बाय द टाइम जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था इसमें, this method was penalizing the workers that should not be there in the part of the system, और this उसका कहना था कि भाई if you are unable to achieve the standard output this means I will not be able to pay the idle time, क्योंकि आप idle time ज्यादा रहे हो उस कारण से आप अचीव नहीं कर पाए हो, ये उनका assumption था। सो अगले मेथड में इसी को मेरिक ने, इसके डिसएडवांटेज भी कुछ थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो अगले मेथड में फिर मेरिक ने इसको कवर किया, एंड मेरिक कैटेगराइज्ड द वर्कर्स इन 3 पार्ट्स। वन इज बिगिनर्स, अदर इज डेवलपिंग वर्कर्स, एंड फाइनल वन वाज हाईली एफिशिएंट वर्कर। सो यहाँ पर हमने इसको 3 कैटेगरी में तोड़ा हुआ है, R1, R2, R3। R1, R2, R3 are the different piece rates for 3 categories, और n जो multiplication होता है that is number of the jobs produced by the worker of acceptable quality। तो ये टेलर का ही मॉडिफिकेशन था, बट यहाँ उन्होंने अश्योर किया कि हम मिनिमम वेजेस देंगे और कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, जितना आप प्रोड्यूस कर रहे हो उतना आप अर्न करोगे, बिकॉज यू केम हियर टू अर्न नॉट टू लूज। सॉरी। सो उन्होंने कैसे डिवाइड किया कि 0 से 83% में इफ समबडी इज वर्किंग स्टैंडर्ड आउटपुट जो बेसिक रेट है वो आपको मिलेगा। अगर आप 83 से 100% पे आते हो तो यू विल रिसीव द बेसिक पीस रेट सिस्टम जो है वो तो मिलेगा, उसमें आपको 10% हम एक्स्ट्रा देंगे, और जो 100% से ऊपर है उसमें हम 20% आपको एक्स्ट्रा देंगे जितना आपने प्रोड्यूस किया है। व्हाट इज basic rate per piece is number of jobs produced into the number of jobs produced into the this thing R1, जो भी R1 रहेगी, R2 रहेगी, R3 रहेगी, जहां भी आप आ रहे हैं। तो बेसिक पीस रेट मल्टीप्लाइड बाय दी जो भी आपके एफिशिएंसी है उसके अकॉर्डिंग किस में आप लाई करते हो। अगर आप लाई करते हो अप टू 83 में तो आपको स्टैंडर्ड आउटपुट जो आपने कमाया है वो आप ले जाओगे। अगर 83 से 100 तो 10% एक्स्ट्रा, ओवर 100 तो
20 माने 20% एक्स्ट्रा. Then comes the Gantt task and bonus system. Gantt task bonus system में और उन्होंने अर्ली वेजेस को बढ़ावा दिया. यहाँ what they have done, earlier we had done the calculation of early basis also, but they have delivered here early basis. The more number of hours you produce, the more you will get. It is the more time you spend, the philosophy was जितना ज़्यादा आप रुक के काम कर रहे हो उसका मतलब आपने उतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया है, तो उन्होंने उस हिसाब से पेमेंट किया. और गारंटी टाइम वेजेस थे, क्योंकि जितने टाइम आप रुकोगे उतना आपको मिलना है, तो गारंटी वेजेस भी मिल गया. देन बोनस उनको मिलेगा जो ज्यादा अचीव किए हैं, ज्यादा रुकने के बाद अगर वो ज्यादा अचीव कर रहे हैं तो उनको बोनस भी मिलेगा. देन हायर पीस रेट भी मिलेगा अगर आपने हायर परफॉर्मेंस दिया है इन टर्म्स ऑफ मोर नंबर ऑफ जॉब्स ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी. सो इस तरह से ये जो गैंट वाला सिस्टम था ये अगेन मॉडिफाइड फॉर्म था टेलर का ही. इट वाज गैंट वाज बेसिकली एन एसोसिएट ऑफ टेलर, सो उसका ही मॉडिफाइड वर्जन था, बट very much simplified, the better simplified one, and the more of paying method, rather I should say कि ज़्यादा motivate करने वाला method था. We have seen that, and today we'll move ahead for our standard data. What is a standard data? What is their use, advantages, and methods of determination? We know basically what is a standard data. आप में से कोई बता सकता है स्टैंडर्ड डेटा क्या है? Could we discuss upon? और पिछले 4 मेथड्स में यदि कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. हाँ भाई, है कोई कि चालू करके छोड़ के चले गए? है सर, क्लास में तो है. क्लास में है सर. 4 मेथड में कोई डाउट तो नहीं है? सर बोलो भाई, कुछ तो बोलो. कि स्लाइड शेयर करूं, उसको रीड करोगे अच्छे से और फिर डाउट पूछोगे अगर होगा तो. चलो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आपको 4 मेथड्स क्लियर हैं, और मैं आपको ये स्लाइड्स आज शेयर कर दूंगा लास्ट लेक्चर की और अभी वाली भी, और अच्छे से इसको पढ़ना, और यदि कोई डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछना. दिस इज बेसिकली लिमिटेशन ऑफ ऑनलाइन टीचिंग, दैट चाह के भी वी कैन नॉट कनेक्ट. फिजिकल कांटेक्ट का यही बेनिफिट होता है. एनीवेज, लेट्स मूव विद स्टैंडर्ड डेटा. दिस स्टैंडर्ड डेटा इज बेसिकली, जैसे हमने पहले भी किया था, स्टैंडर्ड डेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी जॉब को छोटे छोटे वर्क एलिमेंट से ही बनता है, या इन दैट केस वी शुड सी लाइक कोई भी जॉब होता है उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ही ब्रेक करते हैं और उसी को जोड़कर हम पूरे वर्क की एक्सरसाइज करते हैं, जो कि वेरियस कॉम्बिनेशंस में या इंडिविजुअली वर्क एलिमेंट्स या वेरियस कॉम्बिनेशंस में हर नए जॉब्स में रिपीट होते हैं.
तो जो ये टाइम वैल्यूज थी जो हमने मोशन और टाइम स्टडीज से निकाली थी, जो छोटे छोटे वर्क एलिमेंट्स की, इनको एक्यूरेटली एस्टेब्लिश किया इंक्लूडिंग ईच एंड एवरीथिंग। हमने कंप्यूटेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइम भी देखा, कैसे कैसे अलाउंसेस, कैसे कैसे परफॉर्मेंस रेटिंग्स ये सब मर्ज हो रही हैं टू स्टैंडर्डाइज दिस डेटा। और ये ही डेटा जो स्टैंडर्ड टाइमिंग वाला है, इन एलिमेंट्स का स्टैंडर्ड डेटा कहलाता है ना। इनकी कैलकुलेशंस हमने देखे थे मेथड स्टडी वाले, फिर इनको ब्रेक करना, फिर इनको स्टैंडर्ड टेबल्स में रखना और ऐड करके पूरे ऑपरेशन का स्टैंडर्ड टाइम निकालना, ये बेसिकली कैलकुलेशन था इसके पीछे का। ठीक है, अब आप पूछोगे ये जब हम ऑलरेडी 2 यूनिट में पढ़ चुके हैं तो हम ये तीसरी यूनिट में क्यों पढ़ रहे हैं? तो योर सिलेबस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। उसका सिलेबस का सीक्वेंस ही ऐसा बना हुआ है कि आई हैव टू रिपीट। इफ आई वोंट टच दैट टॉपिक देन वन में से कि सर ने सिलेबस में वो टॉपिक था लिया ही नहीं, स्किप कर दिया। तो इसलिए चलो एनीवेज हमारा रिवीजन थोड़ा सा हो जाएगा इस बहाने। ठीक है, और स्टैंडर्ड टाइम का यूज क्या था हम बेहतर जानते थे कि स्टैंडर्ड टाइम का यूज ये होता है कि छोटे छोटे एलिमेंट्स का जो टाइम होता है वो हम ऐड ऑन करते रहते थे और फाइनली हमको पूरे ऑपरेशन का टाइम एडवांस में पता पड़ जाता था कि अगर ये जॉब हम नया लेंगे तो हमको कितना टाइम लगने वाला है। बिकॉज टू स्टार्ट ए न्यू वर्क हमको ये पता नहीं रहता कि वो कितना समय लेगा, लेकिन चूंकि हमने पिछले वर्क से के छोटे छोटे एलिमेंट्स को ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो नए वर्क को भी हमको सिर्फ उन एलिमेंट्स में ब्रेक करना होता है। तो कोई भी नया हम काम करते हैं तो वही इंडिविजुअल एलिमेंट्स या ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। तो नया चार्ट बना के जब हम उनका टाइम उसके अगेंस्ट फिल कर लेते हैं तो पूरे ऑपरेशन का टाइम हमको हमारे चार्ट में मिल जाता है, हम उस चार्ट से डिटरमाइन कर सकते हैं। और दूसरा ये हमको कुछ मेथड्स को कंपेयर करना और बेस्ट मेथड इन टर्म्स ऑफ लेस्ट कॉस्ट इंकर्ड और लेस फटीग, और कम से कम कम से कम जो चीजें हमको चाहिए उसमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है बेस्ट मेथड को। दूसरा, evaluating the proposed methods in advance of actual production। कुछ नए मेथड्स हैं और अगर उनको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं इन कंपैरिजन विद जी एग्जिस्टिंग मेथड तो उसमें भी हमको हेल्प करता है। टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर डिलीवरेंस, मतलब हम जो ऑर्डर आया है इसको कब डिलीवर कर पाएंगे और टोटल लेबर कॉस्ट कितनी होगी, ये सब हम इसमें देख पाते हैं। फॉर चेकिंग ऑफ स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड, यस, इससे क्या जो पुराना स्टैंडर्ड हमने एस्टेब्लिश किया है उसको भी रीचेक मिलता है कि अर्लियर वी यूज्ड टू हैव 0.6 मिनट्स फॉर दिस, नाउ बट वी हैव अराइव्ड एट 0.65 minutes from this study। we can update the previous standard data as well, वो भी हम कर सकते हैं। now ये uses थे, इसके advantages, standard time can be found even when the product is not being manufactured। बिल्कुल हमने यहाँ देखा कि in advance ही हम पता कर लेते थे, तो ये वही चीज है कि हम प्रोडक्ट बनाने से, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग करने से पहले ही उसके स्टैंडर्ड टाइम को एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरा, हमको बहुत हेल्प मिलती है इन एस्टिमेशन एंड बजटिंग, है ना, क्योंकि बजटिंग इंक्लूड्स मनी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और वो टाइम ही, प्रोडक्शन में टाइम ही मनी है, ऐसा मैंने आपको बताया था। The more time you save, the more you will produce, and the more you will produce of standard quality, the more revenue you will generate। So this way budgeting बहुत important role play करता है। और जो भी there can be disputes या disputes जो है वो सब हट जाते थे इसमें, जो भी डिस्प्यूट इनकरेक्टनेस वगैरह रहती थी वो हट जाती थी। और हमने टाइम स्टडी में देखा था स्टॉप वॉच मेथड जो है वो टाइम स्टडी का इकोनॉमिकल मेथड है। फिर हमने रेटिंग और एफिशिएंसी जो है ऑपरेशन की वो हम करेक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हमने देखा था। देन वी हैव सीन दिस मेथड ऑफ एमटीएम, यहाँ एमटीएम दोबारा लिखा गया है। So let us see and go through what is MTM all about। And once again you see your unit 3 is about to complete।
So you better see the syllabus. If at all anything left with us, तो जरूर मुझे बताएं. We'll include that. For from my end, it is about to complete with this lecture. If at all छोटा मोटा कोई टॉपिक बचा होगा तो मैं भी देखूंगा, आप भी मुझे याद दिला देना. मेरे ख्याल से 3 यूनिट अपन खत्म करने वाले हैं. ठीक है. We'll again see the syllabus also. ठीक है. तो what was MTM? MTM was basically predetermined motion. जो स्टडी हमने करी थी उसके बारे में है. प्रीडिटरमाइंड मोशन स्टडी जो मोशन पिक्चर्स से जनरेट हुई थी, हर मैनुअल ऑपरेशन को उसके बेसिक मोशन और प्रीडिटरमाइंड जो स्टैंडर्ड टाइम था उसको मतलब टेबल फॉर्म में हमने चेक किया और उस टाइम और उस वैल्यूज को यूज किया. यहाँ पर जो उस टेबल में हमने एंट्री करी थी वो टाइम का जो मेजरमेंट था वो TMU से था, which is टाइम मेजरमेंट यूनिट, एंड which was equal to 0.00001. पॉइंट के बाद 401 आर या फिर 0.0006 मिनट्स के बराबर था. इसमें हमने देखा कि जो सिस्टम में मोशंस थे वो मोशंस क्लासिफाई ऐसे किए इन 9 तरीकों से किए गए थे. फर्स्ट वन वाज रीच. बेसिकली इट वाज द बेसिक एलिमेंट व्हेन वर्कर्स हैंड और फिंगर मूव्स टू अ डेस्टिनेशन. जब वो पहुंचने के लिए होते हैं, दैट इज नोन एज रीच. अनदर वन वाज move. So move was a basic element to transport या to put an object from one place to another place or a destination place. And the third one was turn. So turn was the motion employed to turn or rotate the hand or wrist and forearm for loading and putting something empty. This the time for turn depends upon the weight or the degrees to be turned. तो उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन थे वेट और किस डिग्री से उसको टर्न करना है. एंड नेक्स्ट वाज ग्रैस्प. तो ग्रैस्प माने होल्ड के लिए भी ग्रैस्प वर्ड यूज किया जाता है. बेसिकली इट वाज एन एलिमेंट employed to secure sufficient control of one or more objects with fingers or hand to permit the performance of the next element which is required one. And it could be the combination of size of objects to be hold or secured or grasped. Now next one was position. जब हम रीच करते हैं तो हमको पोजीशन भी ऑब्जेक्ट को करना पड़ता है कि कहाँ उसके साथ, जैसे CNC मशीन में हम ऑब्जेक्ट को पोजीशन करते हैं. सो इट इज अ बेसिक एलिमेंट to align, orient or engage one object maybe with another. like हमको एक बेंच पे उसको रखना है या टेबल पे रखना है जहाँ ऑपरेशन होगा. so it is also a process to engage one object to another object. engage कैसे clamp कर सकते हैं हम उसको, ऐसी चीजें हो सकती हैं. तो it is affected by three things, that is class of a fit, किस तरह का fit है, then symmetry है और ease of handling है. then release load. release load जो है मतलब load को release करना, so it's an activity. disengage करना, if it is engaged तो disengage भी एक activity है. now I times, last one is I times. I times माना इसमें दो चीजें आती हैं, I travel time and I focus time. the time जिसमें I ने focus किया और the time जो I ने ट्रैवल किया उस ऑब्जेक्ट को सर्च करने के लिए, और द I टाइम which focuses on the part of the job to be performed. and last stage is body like and movement. so this was basically MTM which you have seen earlier also. और यहाँ पे again unit 3 में भी it was specified, basically it was part of it. and hopefully from next class onwards we'll move to next unit which is human factor engineering. तो human factor engineering जो यहाँ से ergonomics start होगी. so hope you have understood this, and if any topic left